चलिए हम लोग चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया है, तो बताइए कि कौन सा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन को अमोंग ऑर्गन्स। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन को अमोंग ऑर्गन्स। बताइए कौन सा कोऑर्डिनेशन फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है। जी हाँ, दी न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। बताइए हार्मोन्स क्यों जरूरी हैं। जी हाँ, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शंस नीड टू बी continuously regulated, a special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. बताइए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी को कौन कौन सा सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करता है। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन दी बॉडी को। रिवाइज कीजिए 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को। बताइए क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लैक होता है डक्ट्स का और इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास लैक ऑफ डक्ट होता है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स बताइए। जी हाँ, हार्मोन का क्लासिकल डिफिनेशन यह है कि जो केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिलीज्ड होता है इनटू द ब्लड और ट्रांसपोर्टेड होता है टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स, उसी केमिकल को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का करेंट डिफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच act as intercellular messengers and are produced in trace amount. यहाँ hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. यहाँ hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers and are produced in trace amount. करेंट डिफिनेशन ऑफ हार्मोन है। न्यू डिफिनेशन कवर्स करता है ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को इन एडिशन टू हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बताइए क्या इन वर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम को विद फ्यू हार्मोन्स, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट करता है एज हार्मोन और प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन को इन दी वर्टिब्रेट्स। जी हाँ, इन वर्टिब्रेट्स पोजेस करता है वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम को विद फ्यू हार्मोन, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट करता है एज हार्मोन्स और प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन को इन दी वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम नीचे डिस्क्राइब्ड है। चलिए फिर से रिवाइज कीजिए इस पेज को। आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन्स के मध्य में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर्स शरीर के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शंस करता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन्स के मध्य पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर्स शरीर के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शंस को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शंस करता है। बताइए कौन सा सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर
बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। रिवाइज कीजिए 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को। बताइए हार्मोन्स किसे कहते हैं? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनकी सेक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की क्लासिकल डिफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स की क्लासिकल डिफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स का करेंट डिफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स की करेंट साइंटिफिक डिफिनेशन कहती है कि वह नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की नई डिफिनेशन हार्मोन्स के अलावा नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर करती है। इन वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए अनेक केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है जो हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। ह्यूमन की एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। रिवाइज कीजिए 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को। बताइए एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज या फिर सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के कंपोनेंट बताइए। जी हाँ, P4 T2 गैप यानी कि पिट्यूटरी, पीनियल, पैंक्रियास, पाराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स that is testis in male and ovary in females। एड्रिनल हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एंडोक्राइन बॉडीज हैं यानी कि पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पाराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनाड्स that is testis in male and ovary in females। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज होते हैं इन आवर बॉडीज। चलिए फिगर 22.1 लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इस डायग्राम को 30 बार बनाइए। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के अलावा कुछ अदर 4 ऑर्गन्स का नाम बताइए जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के अलावा सम अदर ऑर्गन्स जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। फिर से रिवाइज कीजिए 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को। बताइए एंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाते हैं? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज्ड टिश्यूज या सेल्स शरीर के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। चलिए हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज का नाम बताइए। जी हाँ, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पाराथायरॉइड, थाइमस और गोनाड्स यानी कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज है। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज के अलावा कुछ 4 ऐसे ऑर्गन्स का नाम बताइए जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.1 लोकेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। चलिए आपके माइंड के फिगर में क्या हाइपोथैलेमस की लेवलिंग दिख रही है, पीनियल की, पिट्यूटरी की, थायराइड और पाराथायरॉइड की, थाइमस की, पैंक्रियास की, एड्रिनल की, ओवरी इन फीमेल की, टेस्टिस इन मेल की। चलिए फिर से बताइए हाइपोथैलेमस की लेवलिंग, पिट्यूटरी की, पीनियल की,
थायराइड एंड पाराथायराइड की, थाइमस की, पैंक्रियास की, एड्रिनल की, ओवरी इन फीमेल की, टेस्टिस इन मेल की। रिवाइज कीजिए 22.2.1 हाइपोथैलेमस को। बताइए हाइपोथैलेमस किसका बेसल पार्ट है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस फोरब्रेन में डाइएनसेफेलॉन का बेसल पार्ट होता है। बताइए क्या हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को? जी हाँ, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स करता है ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को। बताइए न्यूक्लियाई किसको कहते हैं? जी हाँ, हाइपोथैलेमस कंटेन्स करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। इसी ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बताइए हाइपोथैलेमस का हार्मोन किसके सिंथेसिस और सेक्रेशन को रेगुलेट करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस का हार्मोन रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस कितने टाइप्स के होते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस 2 टाइप्स के होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वे होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और इनहिबिटरी हार्मोन्स वे होते हैं जो कि सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स को। हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सोमैटोस्टैनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास करते हैं थ्रू एक्सोन्स और रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। बताइए ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसके थ्रू रीच करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए ये हार्मोन्स थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड तक रीच करके किसको रेगुलेट करते हैं? मतलब किस पिट्यूटरी की फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी की। बताइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसकी डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है? जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है। जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए फिगर 22.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस को अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाइए। अब माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस का। बताइए क्या आपको हाइपोथैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की माइंड के फिगर में देखिए पोर्टल सर्कुलेशन को, माइंड के फिगर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग, माइंड के फिगर में एंटीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग, फिर से हाइपोथैलेमस की लेबलिंग, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की लेबलिंग, पोर्टल सर्कुलेशन की लेबलिंग, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग, एंटीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग। फिर से रिवाइज कीजिए 22.2.1 हाइपोथैलेमस को। जैसा कि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस किसका बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है, और यह हाइपोथैलेमस क्या करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस डाइएन्सेफेलॉन का बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है, और यह बॉडी फंक्शंस को काफ़ी विस्तार से रेगुलेट करता है। न्यूक्लियाई किसको कहते हैं और यह किसका प्रोडक्शन करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। जी हाँ, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में कई ग्रुप्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। जी हाँ, ये न्यूक्लियाई हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स किसको रेगुलेट करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिंथेसिस
और सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कितने तरह के होते हैं, नाम बताइए। जी हाँ, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स निकलते हैं वो 2 तरह के होते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन, द रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं, एंड द इनहिबिटरी हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन के सेक्रेशन को कम करते हैं। एक ऐसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एग्जाम्पल बताइए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता हो। जी हाँ, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। एक हाइपोथैलेमस का इनहिबिटरी हार्मोन का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टैटिन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। ये हार्मोन्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं और किसके द्वारा आगे बढ़कर रिलीज हो जाते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में ओरिजिनेट होते हैं और एक्सोन के द्वारा आगे बढ़कर उनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। बताइए, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसके द्वारा पहुँचते हैं और किसके कार्य को नियंत्रित करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुँचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी के कार्य को नियंत्रित करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन किसके सीधे अंडर में होता है? जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। फिगर 22.2 का माइंड कैप्चर कीजिए फिर से। बताइए, क्या आपको हाइपोथैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की, पोर्टल सर्कुलेशन का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, एंटीरियर पिट्यूटरी का। चलिए अब रिवाइज कीजिए 22.2.2 पिट्यूटरी ग्लैंड को। रिवाइज कीजिए 22.2.2 पिट्यूटरी ग्लैंड को। बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड किस कैविटी में पाई जाती है और यह हाइपोथैलेमस से किसके द्वारा जुड़ी रहती है? जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड एक सेला टर्सिका नामक बोनी कैविटी में पाई जाती है और यह हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है। बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटोमिकली कितने भागों में विभाजित होती है, नाम बताइए। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड एनाटोमिकली 2 भागों में विभाजित होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस कितने भागों से बना होता है, नाम बताइए। जी हाँ, एडिनोहाइपोफाइसिस 2 भागों से बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमेडिया। जी हाँ, एडिनोहाइपोफाइसिस 2 भागों से बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमेडिया। जी हाँ, एडिनोहाइपोफाइसिस 2 भागों से बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमेडिया। जी हाँ, एडिनोहाइपोफाइसिस 2 भागों से बना होता है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमेडिया। पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस भाग को साधारण तौर पर क्या कहते हैं? जी हाँ, पिट्यूटरी के पार्स डिस्टैलिस भाग को साधारण तौर पर एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। 6 ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जिसका प्रोडक्शन एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है। जी हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, प्रोलैक्टिन यानी कि PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी कि ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का प्रोडक्शन होता है। जी हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, प्रोलैक्टिन यानी कि PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी कि ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का प्रोडक्शन होता है। जी हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, प्रोलैक्टिन यानी कि PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि TSH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी कि ACTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH का प्रोडक्शन होता है। पार्स इंटरमीडिया कितने हार्मोन का सिक्रेशन करता है, नाम बताइए। जी हाँ, पार्स इंटरमीडिया केवल एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH कहते हैं। जी हाँ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि MSH कहते हैं। मानव में, जी हाँ, मानव में पार्स इंटरमीडिया लगभग किससे जुड़ा रहता है? जी हाँ, मानव में पार्स इंटरमीडिया, जी हाँ, मानव में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टलिस से जुड़ा रहता है। जी हाँ, मानव में पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टलिस से जुड़ा रहता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा को क्या कहते हैं? जी हाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा को पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन डेट इज ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को स्टोर व रिलीज करती है। जी हाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि पार्स नर्वोसा को पोस्टेरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित हार्मोन्स यानी कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को स्टोर व रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस वास्तव में किसके द्वारा होता है? जी हाँ, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा होता है और एक्सॉन के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन का सिंथेसिस वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा होता है और एक्सोन के द्वारा न्यूरोहाइपोफाइसिस में पहुंचा दिए जाते हैं। जीएच के ओवर सेक्रेशन की वजह से शरीर की एबनॉर्मल ग्रोथ होने को क्या कहते हैं? जी हाँ, जीएच के ओवर सेक्रेशन की वजह से शरीर की एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाने को गिंगाटिज्म कहते हैं। जी हाँ, गिंगाटिज्म कहते हैं। जीएच के कम सेक्रेट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, बताइए इसे क्या कहते हैं? जीएच के कम सेक्रेट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। जी हाँ, जीएच के कम सेक्रेट होने की वजह से ग्रोथ रुक जाती है, इसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं। बताइए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और उनमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ और उनमें मिल्क फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है। बताइए TSH किस पर कार्य करके उनमें थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, TSH थायराइड ग्लैंड पर कार्य करके उनमें थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, TSH थायराइड ग्लैंड पर कार्य करके उनमें थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। बताइए कौन एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और यह ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स पर कार्य करता है और ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। बताइए LH और FSH किसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, LH और FSH गोनाड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। जी हाँ, LH और FSH गोनाड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनाडोट्रोपिन्स भी कहते हैं। मेल में LH क्या करता है? जी हाँ, मेल में LH टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन की सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, मेल में LH टेस्टिस से एंड्रोजन नामक हार्मोन की सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। बताइए मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को कौन रेगुलेट करता है? जी हाँ, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को FSH और एंड्रोजन रेगुलेट करता है। जी हाँ, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को FSH और एंड्रोजन रेगुलेट करता है। जी हाँ, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस को FSH और एंड्रोजन रेगुलेट करता है। बताइए फीमेल में LH क्या करता है? जी हाँ, फीमेल में LH फुल्ली मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और ग्राफियन फॉलिकल के बचे भाग को कॉर्पस लुटियम बनाता है। जी हाँ, ग्राफियन फॉलिकल के बचे भाग से कॉर्पस लुटियम बनाता है तथा मेंटेन करता है। जी हाँ, फीमेल में LH फुली मैच्योर फॉलिकल यानी कि ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और ग्राफियन फॉलिकल के बचे भाग से कॉर्पस लुटियम बनाता
तथा मेंटेन करता है। बताइए फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कौन स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, फीमेल्स में FSH ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, FSH फीमेल्स में ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। MSH किस पर कार्य करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है? जी हाँ, MSH यानी कि मेलानोसाइट्स यानी कि वो सेल्स जिनमें मेलानिन पाया जाता है पर कार्य करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। जी हाँ, MSH यानी कि मेलानोसाइट्स यानी कि वो सेल्स जिनमें मेलानिन पाया जाता है पर कार्य करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। जी हाँ, MSH यानी कि मेलानोसाइट्स यानी कि वो सेल्स जिनमें मेलानिन पाया जाता है पर कार्य करता है तथा स्किन के पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है। स्मूथ मसल्स पर कौन कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की स्मूथ मसल्स पर कार्य करता है और उनके कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है। महिलाओं में बच्ची को जन्म देते समय कौन सा हार्मोन यूटेराइन मसल में भयंकर कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, महिलाओं में बच्ची के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स में भयंकर कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड में मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स में भयंकर कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड में मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, महिलाओं में बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स में भयंकर कॉन्ट्रैक्शन और मेमरी ग्लैंड में मिल्क इजेक्शन को स्टिमुलेट करता है। बताइए वेसोप्रेसिन मुख्यतः क्या करता है? जी हाँ, वेसोप्रेसिन मुख्यतः किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल्स से जाल और इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूरिन के द्वारा जल की हानि यानी कि डायूरेसिस कम हो जाती है। अतः इसलिए इन्हें एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH भी कहते हैं। जी हाँ, वेसोप्रेसिन मुख्यतः किडनी के डिस्टल ट्यूब्यूल से जल और इलेक्ट्रोलाइट के रीएब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे यूरिन के द्वारा जल की हानि यानी कि डायूरेसिस कम होती है। इसलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH भी कहते हैं। रिवाइज कीजिए 22.2.3 दी पीनियल ग्लैंड को। बताइए पीनियल ग्लैंड कहाँ स्थित होता है? जी हाँ, पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड फोरब्रेन के डोर्सल साइड में स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड किस हार्मोन का सेक्रेशन करती है? जी हाँ, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन करती है। मेलाटोनिन क्या करता है? जी हाँ, मेलाटोनिन हमारे शरीर के 24 आवर डाययूरनल रिदम को रेगुलेट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सामान्य स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मेलाटोनिन मेटाबॉलिज्म, जी हाँ, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी, जी हाँ, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी को भी प्रभावित करता है। रिवाइज कीजिए 22.2.4 थायराइड ग्लैंड को। बताइए थायराइड ग्लैंड कहाँ स्थित होता है और कितने लोब्स से बना रहता है? जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बना होता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बना होता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बना होता है। बताइए इस्थमस किसको कहते हैं? जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बनी होती है। दोनों लोब्स कनेक्टिव टिश्यू की एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बनी होती है। दोनों लोब्स कनेक्टिव टिश्यू की एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ट्रैकिया के दोनों ओर स्थित 2 लोब्स से बनी होती है। दोनों लोब्स कनेक्टिव टिश्यू की एक पतले फ्लैप से आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे इस्थमस कहते हैं।
बताइए थायराइड ग्लैंड किससे बनी होती है? जी हाँ, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स और एस्टोमल टिश्यू की बनी होती है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स और एस्टोमल टिश्यू की बनी होती है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड फॉलिकल्स और एस्टोमल टिश्यू की बनी होती है। बताइए प्रत्येक थायराइड फॉलिकल किससे बना होता है? बताइए क्या थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिक्यूलर सेल से बना रहता है? और साथ में यह भी बताइए कि ये फॉलिक्यूलर सेल्स कितने हार्मोन्स को सेक्रेट करती है? जी हाँ, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है। ये फॉलिक्यूलर सेल्स दो हार्मोन्स टेट्राआयोडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन यानी कि T4 तथा ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3 का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है। ये फॉलिक्यूलर सेल्स दो हार्मोन्स टेट्राआयोडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन यानी कि T4 तथा ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3 का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, प्रत्येक थायराइड फॉलिकल एक कैविटी को घेरे फॉलिक्यूलर सेल्स से बना होता है। ये फॉलिक्यूलर सेल्स दो हार्मोन्स टेट्राआयोडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन यानी कि T4 तथा ट्राईआयोडोथायरोनिन यानी कि T3 का सेक्रेशन करती है। थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल रेट से बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल रेट से बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स के नॉर्मल रेट से बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में किसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है? और इस हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है? जी हाँ, हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जिसे साधारणतः गोइटर कहते हैं। बताइए क्या प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटेरस में विकसित हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है? इससे बच्चे की क्या स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि क्रिटिनिज्म होता है, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेसेंट, एबनॉर्मल स्किन डिफ म्यूटिज्म यानी कि बहरा गूंगापन आदि भी हो जाता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटेरस में विकसित हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ यानी कि क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेसेंट, एबनॉर्मल स्किन डीप म्यूटिज्म यानी कि बहरा गूंगापन आदि हो जाता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटेरस में विकसित हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ यानी कि क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेसेंट, एबनॉर्मल स्किन डीप म्यूटिज्म यानी कि बहरा गूंगापन आदि हो जाता है। जी हाँ, प्रेगनेंसी के समय हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण यूटेरस में विकसित हो रहे बच्चे की ग्रोथ डिफेक्टेड हो जाती है। इससे बच्चे में स्टंटेड ग्रोथ यानी कि क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंट क्वेसेंट, एबनॉर्मल स्किन डीप म्यूटिज्म यानी कि बहरा गूंगापन आदि हो जाता है। बताइए क्या एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है? जी हाँ, एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। जी हाँ, एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। जी हाँ, एडल्ट वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है। बताइए हाइपरथायरॉयडिज्म किसको कहते हैं? जी हाँ, थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर इससे नोड्यूल की वृद्धि से थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस और सेक्रेशन की दर एबनॉर्मल रूप से अधिक हो जाती है। इस कंडीशन जो शरीर की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड में कैंसर या फिर इसमें नोड्यूल्स की वृद्धि से थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस और सेक्रेशन की दर एबनॉर्मल रूप से अधिक हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, जो शरीर की फिजियोलॉजी पर एडवर्स इफेक्ट डालती है। बताइए कौन सा हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR की रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि BMR के रेगुलेशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं।
बताइए क्या थायराइड हार्मोन्स आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं? जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसी के जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसीज के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसी के जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसीज के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसी के जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स आरबीसीज के फॉर्मेशन में सहायता प्रदान करते हैं। बताइए थायराइड हार्मोन्स किस-किस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं? जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। बताइए क्या थायराइड हार्मोन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं? यहाँ थायराइड हार्मोन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। यहाँ थायराइड हार्मोन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। यहाँ थायराइड हार्मोन्स वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। थायराइड हार्मोन के द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले एक प्रोटीन हार्मोन का नाम बताइए जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी का भी सेक्रेशन करती है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी का भी सेक्रेशन करती है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड एक प्रोटीन हार्मोन यानी कि थायरोकैल्सिटोनिन यानी कि टीसीटी का भी सेक्रेशन करती है जो ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। चलिए फिगर 22.3 डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड ए वेंट्रल साइड बी डोर्सल साइड का फिगर अपने नोटबुक में कम से कम 20 बार बनाइए। क्या आपको थायराइड एंड पैराथायराइड के वेंट्रल साइड में वोकल कॉर्ड की लेबलिंग दिख रही है? थायराइड ग्लैंड की, ट्रैकिया की, फिर से वोकल कॉर्ड की, थायराइड ग्लैंड की, ट्रैकिया की, फिर से वोकल कॉर्ड की, थायराइड ग्लैंड की, ट्रैकिया की, डोर्सल साइड में पैराथायराइड की लेवलिंग, डोर्सल साइड में पैराथायराइड की लेवलिंग, डोर्सल साइड में पैराथायराइड की लेवलिंग, डोर्सल साइड में पैराथायराइड की लेवलिंग। रिवाइज कीजिए 22.2.5 पैराथायराइड ग्लैंड को। मानव में कितने पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है और कहाँ स्थित होती है? जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में कितनी जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है? जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, मानव में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स होती है जो थायराइड ग्लैंड की प्रत्येक बैक साइड पर स्थित होती है। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। पैराथायराइड ग्लैंड किस हार्मोन को सेक्रेट करती है? जी हाँ, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जी हाँ, पैराथायराइड ग्लैंड पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है। बताइए पीटीएच का सेक्रेशन किसके द्वारा रेगुलेट होता है? जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। जी हाँ, पीटीएच का सेक्रेशन ब्लड में सर्कुलेट होने वाले कैल्शियम आयंस के लेवल द्वारा रेगुलेट होता है। पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड में किसके लेवल को बढ़ाता है? जी हाँ, पैराथायराइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है।
जी हाँ, पाराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है। जी हाँ, पाराथायरॉइड हार्मोन यानी कि पीटीएच ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ाता है। बताइए पीटीएच किस पर कार्य करता है और किसको बढ़ा देता है? जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्जॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्जॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच बोन्स पर कार्य करता है और बोन्स की रीएब्जॉर्प्शन यानी कि डिसोल्यूशन या फिर डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देता है। बताइए पीटीएच किसके रीएब्जॉर्प्शन को कहाँ से बढ़ा देता है और किसके एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2+ की रीएब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2+ के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2+ की रीएब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2+ के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2+ की रीएब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2+ के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। बताइए इससे क्या यह साफ हो जाता है कि पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है? जी हाँ, पीटीएच रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम 2+ के रीएब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम 2+ के एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। इससे यह साफ है कि पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है। बताइए पीटीएच क्यों एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है? जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ा देता है। जी हाँ, पीटीएच एक हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है क्योंकि यह ब्लड में कैल्शियम 2+ के लेवल को बढ़ा देता है। बताइए पीटीएच किसके साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, पीटीएच टीसीटी के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के बैलेंस को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवाइज कीजिए 22.2.6 थाइमस को। बताइए थाइमस ग्लैंड कैसा स्ट्रक्चर है और यह कहाँ पर होती है? जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। जी हाँ, थाइमस ग्लैंड एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लंग के मध्य में एस्टर्नम के पीछे तथा ओर्टा के वेंट्रल साइड पर होती है। बताइए थाइमस किसके डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है? जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। जी हाँ, थाइमस इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में प्रमुख रोल निभाती है। बताइए थाइमस किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जी हाँ, थाइमस यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थाइमोसिन किसके डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं और यह क्या प्रदान करते हैं? जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं।
जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। जी हाँ, थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। बताइए, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए किसको प्रमोट करता है? जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। जी हाँ, थाइमोसिन ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। क्या थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डीजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ जाते हैं? जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ जाते हैं। जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ जाते हैं। जी हाँ, थाइमस बूढ़े व्यक्तियों में डिजेनरेट हो जाती है, जिससे थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े व्यक्तियों में इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर पड़ जाते हैं। रिवाइज कीजिए 22.2.7 एड्रिनल ग्लैंड को। बताइए, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के किस पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है? जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। जी हाँ, हमारे शरीर में प्रत्येक किडनी के एंटीरियर पार्ट में एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। बताइए, एड्रिनल ग्लैंड कितने प्रकार की टिश्यू से बनी होती है? जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो इसके बाहर की ओर होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो इसके बाहर की ओर होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल ग्लैंड दो प्रकार की टिश्यू से बनी होती है। वह टिश्यू जो सेंटर में होता है उसे एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो इसके बाहर की ओर होता है उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। फिगर 22.4 बी का माइंड कैप्चर कीजिए तथा इस फिगर को कम से कम 30 बार अपने नोटबुक में बनाइए। एड्रिनल मेड्यूला कितने प्रकार के जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला कितने प्रकार के हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है? नाम बताइए इनका, और साथ में यह भी बताइए कि एड्रिनल मेड्यूला द्वारा सिक्रेट किए जाने वाले हार्मोन को कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, एड्रिनल मेड्यूला दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, जिन्हें एड्रिनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, जिन्हें एड्रिनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल मेडुला दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है, जिन्हें एड्रिनालिन या इपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें कॉमनली कैटेकोलामिन्स कहते हैं। बताइए, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन
किस प्रकार की स्थिति में सिक्रेट होते हैं और इसकी वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सिक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सिक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। जी हाँ, एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन किसी प्रकार के स्ट्रेस या इमरजेंसी की स्थिति में तेजी से सिक्रेट होते हैं। इसी कारण इन्हें इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट या फिर फाइट कहते हैं। ये हार्मोन्स अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन मतलब रोंगटे खड़े होने, स्वेटिंग आदि को बढ़ा देते हैं। ये हार्मोन्स हार्ट बीट, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की पावर और रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देते हैं। कौन ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की जी हाँ, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन भी बढ़ जाती है। जी हाँ, कैटेकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ कैटेकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। यहाँ कैटेकोलामाइंस ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ा देते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही यह लिपिड और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को भी बढ़ा देते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को कितने लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है, उनका नाम बताइए? जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स को 3 लेयर्स में डिवाइड किया जा सकता है जिन्हें ज़ोना रेटिकुलारिस यानी कि इनर लेयर, ज़ोना फैसिक्युलाटा यानी कि मिडिल लेयर और ज़ोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि आउटर लेयर कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है जिन्हें कॉमनली क्या कहते हैं? जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स कई हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं जिन्हें कॉमनली कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या फिर कॉर्टिकोइड्स कहते हैं। कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। जी हाँ, कॉर्टिकोइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व्ड होते हैं उन्हें ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स कहते हैं। हमारे शरीर में कौन प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है?
जी हाँ, हमारे शरीर में कोर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कोर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में कोर्टिसोल प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। जी हाँ, वे कॉर्टिकोइड्स जो हमारे शरीर में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, उन्हें मिनरेलोकॉर्टिकोइड कहते हैं। हमारे शरीर में प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकोइड कौन होता है? जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकोइड होता है। जी हाँ, हमारे शरीर में एल्डोस्टेरॉन प्रमुख मिनरेलोकॉर्टिकोइड होता है। बताइए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स किसको स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस यानी कि लिपिड को तोड़ना, प्रोटियोलाइसिस यानी कि प्रोटीन को तोड़ना को स्टिमुलेट करते हैं तथा अमाइनो एसिड के सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। किडनी के कार्यों को कौन मेंटेन करता है? जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तथा किडनी के कार्यों को मेंटेन करता है। बताइए, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से किसको स्टिमुलेट करता है और किस रिस्पॉन्स को बढ़ाता है? जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। जी हाँ, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स मुख्य रूप से कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन को स्टिमुलेट करता है और इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाता है। बताइए, क्या कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है? जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। जी हाँ, कॉर्टिसोल आरबीसी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः किस पर कार्य करता है और यह किसकी रीएब्जॉर्प्शन और किसकी एक्सक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन की एक्सक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रीनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम आयन व फॉस्फेट आयन की एक्सक्रेशन को बढ़ाता है।
जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन मुख्यतः रेनल ट्यूब्यूल पर कार्य करता है और यह सोडियम आयन एवं वाटर की रीएब्जॉर्प्शन तथा पोटेशियम एल्डोस्टेरॉन किस को मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में सहायक होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ मात्रा में क्या सीक्रेट होता है जो पुबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, एड्रिनल कॉर्टेक्स में कुछ मात्रा में जी हाँ, कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी सीक्रेट होते हैं जो प्यूबर्टी के समय एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर की ग्रोथ में भूमिका निभाते हैं। चलिए फिगर 22.4 को अपनी नोटबुक में फिर से बनाइए और इसका माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए क्या एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनी में क्या आपको एड्रिनल ग्लैंड की लेबलिंग दिख रही है? फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की, फिर से एड्रिनल ग्लैंड की, फैट की, किडनी की। सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड में एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेबलिंग, एड्रिनल मेडुला की, फिर से एड्रिनल कॉर्टेक्स की, 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 एड्रिनल मेडुला की। रिवाइज कीजिए 22.2.8 पैंक्रियाज को। बताइए पैंक्रियाज कैसा ग्लैंड है और यह किस तरह से काम करती है? जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। जी हाँ, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों की तरह काम करती है। फिगर 22.1 को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए, साथ ही इसका माइंड कैप्चर कीजिए। पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट किससे बना होता है? जी हाँ, पैंक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बना होता है। एक सामान्य मानव में लगभग कितना स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है? और यह भी बताइए यह पैंक्रियाटिक टिश्यू का कितना परसेंट होता है? जी हाँ, एक सामान्य मानव में लगभग 1 से 2 मिलियन स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती है जो पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 से 2% होता है। स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मुख्य रूप से कितने प्रकार की सेल्स होती है और इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मुख्य रूप से 2 प्रकार की सेल्स होती है जिन्हें अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स कहते हैं। अल्फा सेल्स जी हाँ, अल्फा सेल्स से कौन सा हार्मोन तथा बीटा सेल्स से कौन सा हार्मोन का सेक्रेशन होता है? जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। जी हाँ, अल्फा सेल्स से ग्लूकेगॉन हार्मोन तथा बीटा सेल्स से इंसुलिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है। ग्लूकेगॉन क्या एक पेप्टाइड हार्मोन है? यदि हाँ, तो इसकी मुख्य भूमिका बताइए। जी हाँ, ग्लूकेगॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना है। बताइए ग्लूकेगॉन मुख्यतः
किस सेल्स पर कार्य करके किसको स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन मुख्यतः लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स पर कार्य कर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन मुख्यतः लिवर सेल्स यानी कि हेपेटोसाइट्स पर कार्य कर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट करता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड में शुगर का बढ़ना क्या कहलाता है? जी हाँ, ब्लड में शुगर का बढ़ना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। बताइए, इसके अलावा ग्लूकेगॉन किसको स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है? जी हाँ, इसके अलावा ग्लूकेगॉन ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट करता है जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लूकेगॉन सेल्स में किसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम कर देता है। ग्लूकेगॉन कौन सा हार्मोन कहलाता है? जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। जी हाँ, ग्लूकेगॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका क्या करना होता है? जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करना है। जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करना है। जी हाँ, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका ग्लूकोज होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करना है। इंसुलिन मुख्य रूप से किस पर कार्य करता है और यह सेल्स में किसके अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है? जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। बताइए, क्या इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है? जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। जी हाँ, इंसुलिन मुख्य रूप से हेपेटोसाइट्स यानी कि लीवर की सेल्स और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोज टिश्यू की सेल्स पर कार्य करता है और यह सेल्स में ग्लूकोज के अपटेक और यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इसके फलस्वरूप ब्लड में ग्लूकोज तेजी से हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स में जाता है जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है। बताइए, इंसुलिन टारगेट सेल्स में किसके बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है? जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और
ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। जी हाँ, इंसुलिन टारगेट सेल्स में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस किस दो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है? जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। जी हाँ, ब्लड में ग्लूकोज होम्योस्टैसिस दो हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकेगॉन द्वारा कंट्रोल होती है। अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। जी हाँ, अधिक लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया होने पर एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है जिसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन से किसका लॉस होता है और क्या हार्मफुल कंपाउंड्स बनते हैं? यदि हाँ, तो इनको क्या कहते हैं? जी हाँ, डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहते हैं। जी हाँ, डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहते हैं। जी हाँ, डायबिटीज मेलाइटस में यूरिन से ग्लूकोज का लॉस होता है और हार्मफुल कंपाउंड बनते हैं जिन्हें कीटोन बॉडीज कहते हैं। डायबिटीज के रोगी को किसके द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है? जी हाँ, डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। जी हाँ, डायबिटीज के रोगी को इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है। रिवाइज कीजिए 22.2.9 टेस्टिस को। बताइए, टेस्टिस कहाँ पाई जाती है? जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। जी हाँ, मेल में एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सैक में एक जोड़ी टेस्टिस पाई जाती है। फिगर 22.1 का माइंड कैप्चर कीजिए। मेल में कौन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है? जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। जी हाँ, मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के साथ ही एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य करता है। बताइए, टेस्टिस किससे बना होता है? जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज से बना होता है। जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज से बना होता है। जी हाँ, टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और एस्ट्रोमल या फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज से बना होता है। इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में कौन सी सेल्स पाई जाती है? जी हाँ, इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। इंटरट्यूब्यूलर स्पीसीज में पाई जाने वाली लीडिंग सेल या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स
हार्मोन का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है। इन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूबुलर स्पेसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूबुलर स्पेसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। जी हाँ, लीडिंग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स जो इंटरट्यूबुलर स्पेसीज में पाई जाती है, वो हार्मोन्स का एक ग्रुप प्रोड्यूस करती है जिन्हें एंड्रोजन कहते हैं, मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन। बताइए, एंड्रोजन्स मेल्स में किसको रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए, क्या ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं? जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि की डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स पुरुषों में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा आदि के डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ये हार्मोन्स मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ, एग्रेसिवनेस, लो वॉइस पिच इत्यादि को स्टिमुलेट कर देते हैं। बताइए, कौन सा हार्मोन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है? जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजुआ की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करने में मुख्य भूमिका निभाता है। बताइए, कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज लिबिडो को प्रभावित करता है? जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य करके मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। बताइए, क्या ये हार्मोन्स
प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। जी हाँ, एंड्रोजन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कार्य कर मेल सेक्सुअल बिहेवियर यानी कि लिबिडो को प्रभावित करता है। ये हार्मोन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक यानी कि सिंथेटिक प्रभाव डालते हैं। रिवाइज कीजिए 22.2.10। ओवेरी को फीमेल की एब्डोमेन में कितनी जोड़ी ओवेरीज पाई जाती है? जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवेरीज पाई जाती है। जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवेरीज पाई जाती है। जी हाँ, फीमेल के एब्डोमेन में एक जोड़ी ओवेरीज पाई जाती है। फिगर 22.1 देखिए। ओवेरी क्या एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और क्या ये प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है? जी हाँ, ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। जी हाँ, ओवेरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा बताइए, ओवरी कितने प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है और इन एस्टेरॉइड हार्मोन्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। जी हाँ, ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय एक ओवम प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ओवरी दो प्रकार के एस्टेरॉइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। बताइए, ओवरी किससे बना होता है? जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यूज का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यू का बना होता है। जी हाँ, ओवरी ओवेरियन फॉलिकल्स और एस्ट्रोमल टिश्यूज का बना होता है। एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन की सिंथेसिस और सेक्रेशन मुख्य रूप से ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स के द्वारा होता है। ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल किस में बदल जाता है जो मुख्यतः किसका सेक्रेशन करता है? जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। जी हाँ, ओव्यूलेशन के बाद रप्चर्ड फॉलिकल कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सेक्रेशन करता है। बताइए, एस्ट्रोजन फीमेल्स में क्या क्या करता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ
और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। जी हाँ, एस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की ग्रोथ और एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का अपीयर होना जैसे वॉइस पिच का अधिक होना आदि, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। एस्ट्रोजन स्त्रियों में किस बिहेवियर को रेगुलेट करता है? जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन स्त्रियों में सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं? जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी में सहायक होते हैं। बताइए कौन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क के फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। जी हाँ, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर कार्य करके एल्वुलाई यानी कि शैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क की फॉर्मेशन और मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। रिवाइज कीजिए 22.3 हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे जी हाँ, हार्मोन्स का सेक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल। जी हाँ, हमारे हार्ट की एट्रियल वाल हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स का सिक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे क्या कहते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स का सिक्रेशन कुछ अन्य टिश्यू द्वारा भी होता है जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं। जैसे हमारे हार्ट की एट्रियल वाल एक जरूरी पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसे एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर यानी कि एएनएफ कहते हैं। बताइए, इसके बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है और यह एएनएफ क्या करता है? जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। जी हाँ, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से एएनएफ सिक्रेट होता है। यह एएनएफ ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और इससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स किस हार्मोन को सिक्रेट करती है? जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। बताइए, यह
एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन्स किसको स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, किडनी की जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एक एरिथ्रोपोएटिन नामक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेट करती है। यह एरिथ्रोपोएसिस यानी कि आरबीसीज के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स कितने मुख्य हार्मोन का सेक्रेशन करती है? जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग भागों में पाई जाने वाली एंडोक्राइन सेल्स 4 मुख्य पेप्टाइड हार्मोन का सेक्रेशन करती है, जिनके नाम हैं गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन यानी कि सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी। कौन किस पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है? जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जी हाँ, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजेन के सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। सेक्रेटिन किस पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सेक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियाज पर कार्य करता है और वाटर तथा बाइकार्बोनेट आयंस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। बताइए, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके किसको और गॉल ब्लाडर पर काम करके किसके सेक्रेशन को बढ़ाता है? जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जी हाँ, सीसी के पैंक्रियाज पर कार्य करके पैंक्रियाटिक एंजाइम और गॉल ब्लाडर पर कार्य करके बाइल जूस के सेक्रेशन को बढ़ाता है। जीआईपी किसके सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है? जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। जी हाँ, जीआईपी गैस्ट्रिक सेक्रेशन और उसकी मोटिलिटी को इनहिबिट करता है। कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज कई हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है।
जिन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ कई हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजेनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ कई हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजेनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, कई अन्य नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ कई हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं, जिन्हें ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यह ग्रोथ फैक्टर टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ और उनकी रिपेयरिंग या रीजेनरेशन के लिए आवश्यक होते हैं। रिवाइज कीजिए 22.4 मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए हार्मोन्स किस पर पाई जाने वाले स्पेसिफिक प्रोटीन यानी कि हार्मोन रिसेप्टर से जुड़कर अपना प्रभाव दिखाते हैं। बताइए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसे कहते हैं? जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाली हार्मोन रिसेप्टर्स को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स कहते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स किसको कहते हैं? जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। जी हाँ, टारगेट सेल के अंदर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स को इंट्रासेलुलर रिसेप्टर कहते हैं और ये अधिकतर न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर किस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं? जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़कर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिगर 22.5 ए बी का माइंड कैप्चर कीजिए। साथ ही इस फिगर को अपने नोटबुक में 10 बार बनाइए। बताइए क्या प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसलिए रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं? जी हाँ, प्रत्येक रिसेप्टर सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफाइड होता है, इसलिए रिसेप्टर्स स्पेसिफिक होते हैं। बताइए क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यूज में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं? जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। जी हाँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से टारगेट टिश्यू में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, टारगेट टिश्यू में मेटाबॉलिज्म और फंक्शनिंग का रेगुलेशन हार्मोन द्वारा होता है। केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को कितने ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है? नाम बताइए। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, एस्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड,
आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, एस्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड, आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। जी हाँ, केमिकल नेचर के आधार पर हार्मोन्स को 4 ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन। सेकेंड, एस्टेरॉइड हार्मोन। थर्ड, आयोडोथायरोनिन। फोर्थ, एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। जी हाँ, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन का 4 एग्जाम्पल इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन एटसेट्रा है। एस्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल है। जी हाँ, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडाइओल, प्रोजेस्टेरोन। एस्टेरॉइड हार्मोन का 4 एग्जाम्पल है। आयोडोथायरोनिन्स का एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, आयोडोथायरोनिन्स यानी कि थायराइड हार्मोन्स। 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 एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल है। जी हाँ, इपिनेफ्रिन एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल है। जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट करते हैं वे साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, लेकिन सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कैसे रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, जो हार्मोन्स मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरैक्ट यानी कि क्रिया करते हैं वो साधारणतया टारगेट सेल में प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे साइक्लिक एएमपी, आईपी3, कैल्शियम 2 प्लस आयन का उत्पादन कर सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरैक्ट करने वाले हार्मोन्स का
दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि। क्या हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरेक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड, जी हाँ, जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरेक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड, जी हाँ, जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरेक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। जी हाँ, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने वाले हार्मोन्स जैसे एस्टेरॉइड, जी हाँ, जैसे एस्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन्स आदि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स और जीनोम के इंटरेक्शन से जीन की एक्सप्रेशन या क्रोमोसोम फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। बताइए, क्या यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है? जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जी हाँ, यह सभी बायोकेमिकल एक्शंस शरीर की फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.5 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में ए प्रोटीन हार्मोन का। बताइए, क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेबलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। बताइए, क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेबलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। बताइए, क्या आपको फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का लेबलिंग दिख रहा है? हार्मोन एग्जाम्पल एफएसएच का लेबलिंग, रिसेप्टर का लेबलिंग, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन की रिस्पॉन्स वन की, generation of second messenger that is cyclic EMP और कैल्शियम 2 प्लस बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ की। अब एस्टेरॉइड हार्मोन का माइंड कैप्चर कीजिए। बताइए, क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए, क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन,
प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। बताइए क्या आपको हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन दिख रहा है? यूटेराइन सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की लेबलिंग, जीनोम की लेबलिंग, mRNA की लेबलिंग, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन।